क्या हो गया है? जब से हम सविता काकी के घर से आए हैं तब से आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटा, परेशान होने की बात तो है ही। जिस बेटे और बहू ने इतने सालों से कभी उसके हालचाल पूछने के लिए भी कॉल नहीं किया, वो अचानक से गांव आधम के हैं। मुझे तो इसमें जरूर कोई ना कोई चाल लग रही है। सविता बहुत बुरी है, वो अपने बेटे और बहू की बातों में आकर कहीं कुछ गलत कदम ना उठा दे। माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या पता राहुल भैया और भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो सविता काकी से माफी मांगने के लिए आ गए हों। क्या ही पता वो उनको अपने साथ शहर भी ले जाएं। बेटा, चाहती तो मैं भी यही हूँ, अब भगवान करे ऐसा ही हो, पर पता नहीं, मेरा दिल कुछ अजीब सा हो रहा है, मानो कुछ ना कुछ गलत होने वाला हो। जी माँ, क्यों आप इतना नेगेटिव सोच रही हैं? क्या पता ऐसा कुछ ना हो। आप सविता काकी को अपना अच्छा दोस्त मानती है ना, इसीलिए आपका मन ऐसे ही खराब हो रहा है। बेटा, तो खुद ही सोचना, जिस बेटे ने अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को इतने सालों गांव में अकेले छोड़ दिया, वो अचानक से गांव क्यों आएगा? माँ, बात तो आपकी सही है और आपकी बात में दम भी है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसे सामने से आकर तो राहुल भैया और भाभी हमें पूरी सच्चाई बताने से रहे। बेटा, मैं हाथ पर हाथ धरे तो बैठने से रही। हमें कुछ न कुछ करके इस बात का तो पता लगाना ही होगा ना कि आखिरकार वो दोनों गांव आए क्यों हैं। हाँ, प्लीज ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा जिसकी वजह से काकी भी आपसे नाराज हो जाए। अरे, इसी बात का तो सबसे ज्यादा दुख है, कहीं सविता के बच्चों की सच्चाई सामने के लाने के चक्कर से मैं कहीं सविता को अपने आप से दूर ना कर दूं। पर मैं उसके साथ कुछ गलत होता हुआ भी तो नहीं देख सकती हूँ। मैं पूरी तरीके से होशियार रहूंगी, पर उसके बेटे और बहू की गाँव आने के कारण को तो जानकर रहूंगी। हाँ, फिर भी आप सावधानी रखिएगा। और चलिए अब सो जाइए, रात काफी हो गई है। आपको जो भी कुछ करना है कल सुबह ही कीजिएगा। अब सोने तो चाहे चले भी जाऊं, पर रात भर सविता के बारे में सोच सोच कर मन बेचैन रहेगा। राहुल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने इतनी आसानी से तुम्हारी माँ को अपनी बातों में बहला फुसला कर इस बात पर यकीन दिला दिया कि हम गांव सिर्फ उनके लिए आए हैं। अरे मैंने तुम्हें कहा तो था कि माँ बहुत भोली है। हम अगर उनके सामने थोड़ा सा भी दिखावा करेंगे ना तो वो तुरंत हमारी बातों में आ जाएगी। अरे राहुल, फिर भी इतने सालों से हमने उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा, यहाँ तक कि हमने तो कभी उन्हें एक कॉल तक नहीं की। मुझे लगा था थोड़ा नाराज तो होगी ही वो, पर वो तो आसानी से हमारी बातों में आ गई। हे भगवान, बस इसी तरीके से आगे भी हमारा साथ देते रहिएगा और हम जिस काम के लिए गांव आए हैं बस उस काम को पूरा करने में हमारी पूरी तरीके से मदद कर दीजिएगा। नीतू, माँ को अपनी बातों में लाना और उनको अपनी जाल में फंसाना बहुत आसान है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी तो है उर्मिला काकी और उनके बेटे रजत की। उसको भी इसी बार घर आना था छुट्टी में। ये उर्मिला काकी हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हमारे घर का मसला है, वो क्यों दखल अंदाजी करेगी इस बात में कि हम घर में क्या कर रहे हैं? अरे तुम उनको अभी जानती नहीं हो, इसीलिए ये कह रही हो। तुम्हें पता नहीं है, वो बहुत खतरनाक औरत है और दबंग भी। अगर उनको इस बात की भनक भी लग गई ना कि हम गांव माँ की प्रॉपर्टी को बेचकर गांव छोड़ने का सोच रहे हैं तो फिर वो हमें सीधा जेल में डलवा देगी। अरे, पर वो ऐसा क्यों करेगी? आखिरकार हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी थोड़ी बेच रहे हैं। तुम अपनी माँ की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जिसका भविष्य में तुम ही हकदार बनोगे। तो कौन सा हम ये माँ की मंजूरी से करेंगे? करेंगे तो माँ को ठग कर ही ना। तो तुम ही बताओ, अब हम क्या करेंगे? इस उर्मिला काकी से कैसे अपना पीछा छुड़ाएंगे? वो तो जब देखो हमारे घर में घुसी रहती है। देखा नहीं, जब हम भी यहाँ आए भी तब भी वो और उसका बेटा यहीं पर थे। हमें जो भी करना होगा उनसे बच बचा कर ही करना होगा, वरना वो हमारे प्लान को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो तुम ही बताओ, तुम उन्हें अच्छे से जानते हो कि कैसा कर सकती हूँ मैं कि उन्हें इस बात की भनक भी ना लगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सबसे पहले तुमने ये करना है कि तुमने उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होने देना है। तुमने उनके सामने बिल्कुल एक अच्छी और आज्ञाकारी बहू बनकर रहना होगा। अगर उन्हें तुम पर थोड़ा भी शक हुआ ना तो फिर वो बाल की खाल निकालने में बिल्कुल समय नहीं लगाएगी और उन्हें सच्चाई पता करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
अच्छा ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और मुझे लगता है कि हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं, हमें वो काम जल्द से जल्द करके शहर चले जाना चाहिए। मैं ज़्यादा दिन यहाँ गांव में नहीं रह सकती। देखो ना, तुम्हारा बेड भी सिंगल है, मैं यहाँ पर कैसे सोऊंगी? तुम्हारी माँ ने इसे चेंज भी नहीं करवाया। उन्हें नहीं पता था क्या कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? अब हम सिंगल बेड पे कैसे सो सकते हैं? हाँ, ये बेड तब चेंज करवाती ना अगर हम गांव में रहते। शादी के दिन ही तो हम शहर चले गए थे, माँ को गांव में अकेला छोड़कर। हाँ ठीक है, अब ज़्यादा ये बात करने की जरूरत नहीं है। अब अपनी माँ से कहकर इसे अभी के अभी चेंज करवाओ। मैं इतने छोटे बेड पर नहीं सो सकती। अरे कोई बात नहीं, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। अरे क्या बात है बच्चों, कुछ परेशानी है क्या? तुम्हारी आवाज बाहर कमरे तक आ रही है। हाँ माँ जी, देखिए ना, इस कमरे में तो ये सिंगल बेड है। अब हम दोनों इस सिंगल बेड पर कैसे सो सकते हैं? अरे हाँ, ये बात तो मेरे ध्यान ही में नहीं रही। वो क्या है ना, जब तुम दोनों गांव छोड़कर चले गए तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम दोनों वापस भी आओगे। इतने साल बाद तुम वापस आए तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि राहुल के कमरे में तो मैंने अभी तक बेड चेंज नहीं करवाया है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं कल ही नया बेड बनवा दूंगी। माँ जी, तो हम आज रात को कहाँ सोएंगे? उस मेहमान वाले कमरे की तो अच्छे से सफाई भी नहीं हुई है। मैं धूल मिट्टी वाले कमरे से नहीं सो सकती। सफाई तो सिर्फ इस कमरे की और आपके कमरे की हुई है। अरे बहू, तो कोई बात नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है? तू और राहुल आज मेरे कमरे में सो जाओ। कल मैं जब तुम्हारे लिए नया बेड बनवा दूंगी तो तुम अपने कमरे में आराम से सो जाना। अरे नहीं माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक रात की ही तो बात है। मीतू, हम यहाँ सो जाएंगे। माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? अभी इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? इतने सालों बाद उनके बेटा बहू घर आए हैं, वो क्या एक रात के लिए हमें अपना कमरा नहीं दे सकती? और वैसे भी माँ जी तो अकेली ही है, वो तो इस कमरे में भी सो सकती है। हाँ बेटा राहुल, तो चिंता मत कर, मैं यहाँ अच्छे से सो जाऊंगी। तुम दोनों जाओ और मेरे कमरे में सो जाओ। वैसे भी एक रात की ही तो बात है। अच्छा माँ, आप कहती हैं तो हम चले जाते हैं। आप यहाँ आराम से सो तो पाएंगी ना? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आराम से इस कमरे में सो जाऊंगी। तुम दोनों इतना लंबा सफर तय करके आए हो, दोनों थक गए होंगे। जाओ और आराम कर लो दोनों। मीतू, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसे तो तुम हमको मरवा दोगी। अरे क्या हो गया है? अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है राहुल, जो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत थी माँ को ये कहने की कि हम उस कमरे में नहीं सो सकते हैं और हमें आपका कमरा चाहिए? तो मैंने इसमें गलत क्या कहा? हम उस सिंगल बेड पे कैसे सो सकते थे? माँ जी के पास देखो, यहाँ डबल बेड वाला कमरा है और वो है सिंगल, तो वो तो हमारे कमरे में भी आराम से सो सकती है। पर हम उस कमरे में कैसे सो सकते थे? अब मैंने ऐसा भी इसमें क्या कह दिया? तुम शायद भूल रही हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमें माँ की नज़रों में अपनी छवि को ठीक करना होगा, जो हमने गांव छोड़कर खराब कर दी थी। माँ, आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? माँ, क्या बात है? आप इतनी सुबह घर से बाहर कहाँ जा रही हैं? बेटा रात भर सविता के बारे में सोच सोच कर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, इसलिए सुबह होते ही मैं उसके पास जा रही हूँ। माँ भी क्या कर रही हैं? आप इतनी सुबह वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? पता नहीं, रात भर मन बेचैन रहा, सोचा सुबह उठते ही सबसे पहले उसे देखूंगी, उससे बात करूंगी। माँ, मुझे ऐसा लगता है अब आप इस बात का बहुत बड़ा बना रही हैं। वो अपने बेटे और बहू के साथ हैं, उनके साथ ऐसा भी गलत क्या ही हो जाएगा जिससे आप इतना परेशान हो रही हैं? अब बेकार में ही इतना सोच रही हैं। इतना मत सोचिए, आप ये सब कुछ सोच सोच के अपनी भी तबीयत खराब कर लेंगी। और माँ, अब उस घर में सिर्फ सविता काकी अकेली नहीं रहती हैं। क्या पता आपका इतने सुबह वहां जाना राहुल भैया और भाभी को पसंद ना आए। रजत, ये तो क्या कह रहा है? उनकी पसंद और नापसंद का क्या मतलब है? मैं कौन सा उनसे मिलने जा रही हूँ? मैं तो अपनी सहेली सविता से मिलने जा रही हूँ, जिसे उसका बेटा और बहू 11 साल पहले गांव में छोड़कर अकेला चले गए थे। इन 11 सालों में तो उस बेटा और बहू को कभी याद नहीं आई अपनी माँ की। उन 11 सालों में मैं ही उसका अकेला सहारा रही हूँ। पर बेटा मैं कह रही हूँ, ये राहुल और इसकी बीवी कोई ना कोई खिचड़ी पकाने जरूर आए हैं गाँव। मैंने तुझे कहा था ना, राहुल के बारे में तो पता कर। शहर में तेरे इतने जानने वाले हैं, कोई ना कोई तो राहुल को जानता ही होगा।
पता तो कर, कहीं ये शहर में कोई गलत काम करके गांव बचने के लिए तो नहीं आया है। माँ आप भी ना, आप क्या क्या सोच लेती हैं। अरे बेटा, मैं क्राइम की कहानियाँ देखती हूँ। ऐसी औलाद कभी भी कुछ भी कर सकती है, इसलिए सबको मैं शक की निगाहों से देखती हूँ। तो बस मेरा कह मान और इसका पता कर कि गांव आया क्यों है। अच्छा माँ ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, आप शांत रहिए। हाँ जी, ये लीजिए आपके लिए चाय। अरे बहू, तूने क्यों कष्ट किया, मैं खुद बना लेती। वैसे भी मुझे तो अब अपना काम करने की खुद आदत हो गई है। हाँ जी, वो तो पहले की बात थी जब मैं यहाँ नहीं होती थी। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब आपका सारा काम मैं खुद ब खुद करूँगी। आप तो बस अब आराम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा माँ जी, आप ये चाय पीजिए, मैं तब तक आपके और हमारे कपड़े धुल लेती हूँ। ठीक है बेटा। अरे काकी आप इतनी सुबह यहाँ? हाँ बेटा, क्यों, कुछ परेशानी है क्या? क्या मैं इतनी सुबह अपनी सहेली सविता के घर नहीं आ सकती? नहीं नहीं काकी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस आप इतनी सुबह यहाँ आ गई तो मैंने सोचा कोई परेशानी तो नहीं है। सविता, शायद तूने अभी तक अपनी बहू को बताया नहीं है कि मेरा तेरे घर आने का कोई समय निश्चित नहीं है। मैं तेरे घर और तू मेरे घर कभी भी आ जा सकते हैं। हाँ हाँ काकी, मेरा वो मतलब नहीं था। बहू, बेटा तेरा जो भी मतलब था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस आज ये बात पहली और आखिरी बात जरूर बता देती हूँ कि मैं और तेरी सास बहुत अच्छी सहेलियां हैं। तेरी सास जब यहाँ गांव में अकेली पड़ गई थी ना, तो मैं और मेरा बेटा उसका सिर्फ एक माँ सहारा थे। तो ये तो कभी गलती से सोचने की कोशिश भी मत करना कि तेरी सास अकेली है। ठीक है बाकी, जैसा आप कहो। उर्मिला क्या बात है, तेरा क्या आज मूड खराब है? आज तूने सुबह सुबह बहू को इतना सब कुछ सुना दिया। अरे बेटा रजत, तू भी क्या अपनी माँ को सुबह सुबह ढूंढते हुए यहाँ चला आया? इसने क्या तुझे भी नहीं बताया कि ये यहाँ आ रही है? अरे नहीं नहीं काकी, मुझे तो पता था कि माँ यहाँ आ रही है। बस मैं तो माँ को कुछ बताना चाह रहा था, इसीलिए माँ को बुलाने आया था। क्या हुआ रजत, क्या बात है? अभी तो मैं घर से आई हूँ। माँ, मुझे बस आपसे एक ज़रूरी काम है, आप बस आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। अरे तो इसके लिए मुझे घर ले जाने की क्या ज़रूरत है, यही बता दे। माँ यहाँ नहीं बता सकता, आप पहले प्लीज़ चलिए। अरे उर्मिला चली जा, जब बच्चा इतना जिद कर रहा है तो उसे कुछ बताना होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी घर जा रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। रजत, क्या बात है बेटा, तू इतनी जल्दीबाजी में मुझे सविता से घर से क्यों लेके आया? और ऐसी कौन सी बात है जो तू अपनी काकी के सामने नहीं कर सकता? सविता को तो तूने हमेशा मुझसे ज्यादा प्यार किया है, तो आज क्या हो गया? तो ऐसे छुप छुपा के मुझे यहाँ क्यों लेके आ गया? माँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि काकी को मैं ये बता सकूं जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। रजत, क्या हुआ है बेटा? अब तो ऐसी बातें करके अपनी माँ को डरा मत, मुझे साफ साफ बता। माँ, आपने मुझे कहा था ना कि राहुल भैया के बारे में मैं पता करूं कि वो आखिरकार गांव आए क्यों हैं। इसलिए मैंने राहुल भैया के दोस्त और मेरे दोस्त राकेश को कॉल की, जो राहुल भैया की कंपनी में काम करता है। उसने मुझे बताया कि अरे भाई, वो राहुल तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। रजत, अगर वो तुझसे पैसे मांगे तो तू उसे बिल्कुल मत पैसे देना, वरना तेरे पैसे भी डूब जाएंगे। राकेश, ऐसा भी क्या हुआ है जो तू ये कह रहा है? कुछ हुआ है क्या वहां पर? अरे हुआ ही तो है, उस बेवकूफ राहुल ने एक फ्रॉड कंपनी में अपना सारा पैसा डाल दिया। अब वो फ्रॉड कंपनी तो पैसा लेकर भाग गई, इसके तो खाने के भी लाले पड़ने वाले थे, इसीलिए गांव भाग गया। अच्छा खासा इस कंपनी में काम कर रहा था, पर ज़्यादा पैसों के लालच में दूसरी कंपनी में पैसा डाल दिया। अरे भाई, उसने तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों से उधार लिया है, अब सबसे बच बचाकर गाँव गया है। कहता है कि गाँव में उसकी करोड़ों की ज़मीन है, उसे बेचकर वो सबका उधार चुका देगा। क्या उसने ऐसा कहा? यार, अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार ये राहुल भैया गांव आए क्यों हैं। रजत, वो वहां से बेवकूफ़ बना रहा है सबको। अगर उसे अपनी माँ की इतनी चिंता होती तो इतने सालों में ना जाता गांव। वो सिर्फ वहां पर आंटी को धोखा देने गया है, मुझे तो यही लगता है। अब भाई तू देख ले, आंटी को ये बात सच सच बता दे, वरना वो अपनी माँ की प्रॉपर्टी भी सारी बेच के खा जाएगा। वो उन औलादों में है ही नहीं जिस पर दया खाकर उसकी मदद की जाए। भैया बहुत बहुत शुक्रिया सच्चाई बताने के लिए।
अब मैं ये बात माँ को बताता हूँ, उसके बाद आगे जो भी कुछ करना है वो माँ ही करेगी। अरे भाई शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। माँ तो ये है सारी बात, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, तू ही है जो मेरी बात मान नहीं रहा था। माँ मुझे क्या आइडिया था कि राहुल भैया इतने बड़े धोखेबाज निकलेंगे। बेटा हमें जल्द से जल्द वहाँ चलना होगा। अगर इससे पहले कि राहुल को ये बात पता चल गई कि तुझे और मुझे ये बात पता है, वो जल्द से जल्द सविता से कागज साइन करवा देगा। हाँ माँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द काकी को ये बात बतानी होगी। राहुल ये तुम्हारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रजत और उर्मिला काकी को पता चल गया है कि हम गांव क्यों आए हैं। रजत बहुत चालू निकला, उसने मेरी कंपनी में मेरे दोस्त को कॉल करके सब कुछ पता कर लिवा लिया है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? उसको ये बात बताई किसने? अरे राकेश ने, वो हमारा कॉमन दोस्त है। अब जल्द से जल्द, इससे पहले कि उर्मिला काकी और रजत माँ को सारी सच्चाई बता दे, हमें माँ से इस पे साइन लेने होंगे। हाँ, आपको इस कागजों में साइन करने होंगे। राहुल ये कैसे कागज है बेटा, और तुझे मेरे साइन क्यों चाहिए? माँ मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। गलती का पश्चाताप? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। माँ इतने सालों में मैंने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया, पर फिर भी आपने मुझे पल भर में माफ़ कर दिया। मैं ये शहर का घर आपके नाम करना चाहता हूँ, जिससे मेरे दिल को थोड़ी तो संतुष्टि मिलेगी। पर बेटा तू ये घर मेरे नाम क्यों करना चाहता है? वैसे भी मैं इस उम्र में ये घर लेके जाऊंगी कहाँ? माँ प्लीज़ मना मत कीजिए, मेरी ये दिल से इच्छा है कि मैं ये घर आपके नाम से रखूं। हाँ माँ जी दस्तखत कर दीजिए ना, इनकी बहुत इच्छा है कि ये वाला घर ये आपके नाम कर दें। अच्छा ठीक है, ले कर देती हूँ दस्तखत। लाइए कागज। सविता रुक, कोई जरूरत नहीं है इन कागजों पे सब दस्तखत करने की। क्या हो उर्मिला, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हैं इन पर दस्तखत करने के लिए? क्योंकि ये तेरे बेटा और बहू एक नंबर के धोखेबाज हैं। तुझे पता भी है इन कागजों में है क्या, और ये क्यों तुझसे ये दस्तखत करवा रहे हैं? अरे मेरे बेटे ने बताया है कि वो अपने शहर वाला घर मेरे नाम से रखना चाहता है, ताकि वो हमेशा मुझे याद करता रहे। कविता तू बहुत भोली है, तेरा बेटा तुझे बेवकूफ बना रहा है और तू बन भी रही है। तुझे पता भी है ये तेरे जमीन के कागज हैं, जिस पर ये तेरे दस्तखत करके सब कुछ अपने नाम लगवा रहा है। उर्मिला तू ये क्या बकवास कर रही है? मेरा बेटा आखिरकार ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ? और वैसे भी उसे क्या जरूरत है इतने पैसों की, वो तो शहर में अच्छा खासा कमाता है। ये सारा धोखा है, ये तेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहा है, मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। तू किस विश्वासघात की बात कर रही है? तुझे जो भी कहना है मुझे साफ साफ बता। रजत बेटा तू अपनी काकी को पूरी बात बता, तेरे मुंह से ये बात जब सुनेगी ना तब शायद इसे विश्वास होगा कि मैं इसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी तब से। रजत बेटा तू बता क्या बात है? काकी वो क्या है ना, जब से राहुल भैया और भाभी गांव आए थे, माँ को ये बात खटक रही थी कि अचानक से उन्हें गांव कैसे याद आ गया, और अचानक से उन्हें आपकी याद कैसे आ गई, जबकि उन्हें गांव छोड़े हुए और आपको याद किए हुए 11 साल हो चुके हैं। इसलिए माँ को बार बार ये बात परेशान कर रही थी। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं राहुल का शहर में काम का पता करूं कि उसका काम अच्छे से चल भी रहा है या नहीं, और आखिर वो गांव आई क्यों है। इसलिए मैंने ये सब कुछ जानने के लिए राहुल भैया की कंपनी में अपने एक दोस्त को कॉल किया। तब उसने मुझे बताया कि राहुल भैया ने एक कंपनी में पैसे डाले थे जो पूरी तरीके से डूब गई, और वो सारे लोग पैसा लेके भाग गए। राहुल भैया ने बहुत सारे लोगों से उधार भी लिया है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए वो गांव आए हैं, ताकि वो गांव की सारी ज़मीन बेचकर वापस शहर चले जाएं। इसीलिए वो धोखेबाजी से इन कागजों पर आपके साइन लेना चाह रहे थे, जिससे कि ये सारी प्रॉपर्टी पहले उनके नाम हो जाए, जिससे वो आसानी से इसे बेच सके। आखिरकार तुम दोनों माँ बेटों को हमसे परेशानी क्या है? अगर मैं ये प्रॉपर्टी बेच भी रहा हूँ तो ये तुम्हारी तो नहीं है, मेरी माँ की है और मेरे बाप की है, जो आखिरकार बाद में मुझे ही मिलनी है। इसका मतलब उर्मिला और रजत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तो गांव सिर्फ ये प्रॉपर्टी को लेने आया था, मैं ही बेवकूफ़ थी। मुझे लगा था तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और तू अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए आया है।
पर मुझे क्या पता था कि तू नहीं बदला है। तू आज भी वैसा ही है जैसा 11 साल पहले था। और ये तुझे किसने कहा कि ये प्रॉपर्टी आखिरकार तुझे ही मिलनी है? तुझे ये प्रॉपर्टी मैं तब देती अगर तू मेरे पास रहता, मेरी सेवा करता। पर तूने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने एक भी फर्ज अपने बेटे होने का नहीं निभाया, तो मैं माँ होने का ये फर्ज क्यों निभाऊं? हाँ जी, आप बाहर वालों के चक्कर से अपने बेटे और बहू को ऐसी बातें कह रही हैं। ये बाहर वाले नहीं हैं, ये बाहर वालों से ज्यादा मेरे अपने हैं। अपनों ने तो पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी करके रखी थी। तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से और कभी वापस मत आना। अगर मैं मर भी जाऊं तब भी नहीं। सविता, मुझे माफ कर दे। आखिर मुझे ये सारा कुछ बताकर तुझे दुखी करना पड़ा, तो मैं क्या करती? अगर मैं ये सब कुछ तुझे ना बताती तो तू अपने ही बेटे के हाथों ठगी जाती। उर्मिला, तू ये सब सोच के परेशान मत हो। तूने जो किया वो ठीक किया, वरना मुझे जिंदगी भर का गम रह जाता कि मैं अपने पति की इतनी मेहनत से कमाई हुई जायदाद को अपने निठल्ले बेटे के हाथों सब कुछ गवा देती। अब मैं ये सब कुछ उन जरूरतमंद बच्चों को दूंगी जिन्हें सच में इसकी अहमियत होगी, जिन्हें सच में इनकी जरूरत होगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।